आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 2014 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डेसिमल को कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डेसिमल को ऐड करने से सबसे पहले ये माइंड में रखिए कि जब भी हमें डेसिमल वाला ऐड करना हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, LHS वाला LHS में वर्ड, RHS वाला RHS में। जैसे फर्स्ट ये लिखा, सेकेंड जब लिखना है तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। ठीक है, और थर्ड वाले में भी ऐसे ही 0.11 ये हमको ऐड करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। मेन थिंग हमारा यही आना चाहिए। प्लस करना है, माइनस करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। नाउ यू कैन ईजिली ऐड। यहाँ लास्ट में कुछ नहीं है, अगर चाहो तो आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी। 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 0 + 0 1, नॉर्मली यू ऐड। उसके बाद आप नॉर्मली ऐड कर लीजिए। आंसर क्या आया हमारा? 4th वन वाला। ठीक है, मेन इसमें चीज़ क्या माइंड में रखनी है कि हमको डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है, बाकी उसके बाद तो ईजिली ये एडिशन हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? इन 1999 द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज 30.3 मिलियन है। ठीक है, नंबर विच इज़ सेम एज 30.3 मिलियन। मिलियन को कैसे लिख सकते हैं, मतलब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म ही बतानी है। तो सबने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा होगा, कैसे हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, इसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे। तो देखिए कैसे होता है। 1s 10s 100 1000 10,000 देन 100,000 देन मिलियन। ठीक है, देन मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा 1s 10s 100,000 10,000 100,000 उसके बाद मिलियन आता है। ठीक है, तो हमको 30.3 को नॉर्मल हमको मिलियन में नंबर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक तरीके का वंस में हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो। दैट मीन्स 1 मिलियन में हमारे कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, 1 लाख बोल सकते हो जिसको। ठीक है, सॉरी 1 लाख नहीं आ जाएगा, हमारा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख हो जाएगा। तो हमारा ये 1 6 0 1 2 3 4 5 6 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो हम 6 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 6 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हटा दो, एक ज़ीरो आया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे देन 0 से 0 कैंसिल, ओनली 5 zeros लेफ्ट। 3 0 3 1 2 3 4 5 ये आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी मिलियन को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन = 10 लाख होता है। ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन। ठीक है, दिस वन इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमारे ये आ जाएगा। काउंट कर लो किसमें 5 zeros हैं लास्ट में। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये पहला तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 है, तो यही हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सही हो जाएगा। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। a³ = 1 + 7। 1 + 7 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, क्यूब a³ 8, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। ठीक है, 8 2 का क्यूब होता है ना। क्यूब मतलब क्या होता है? उस नंबर का क्यूब निकाल, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, देन व्हाट वी विल डू, क्या करते हैं, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। नाउ a की वैल्यू 2 आ गई। नाउ उन्होंने दिया 3³ = 1 + 7 + b। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 1 + 7 मतलब होता है 8। ठीक, 1 + 7 हो गया हमारा 8 + b। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 27 - 8 = b। तो b हमारा अगर 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू 19 आ गई। अब c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या आएगी? तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस फाइंड कर लेते हैं। तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4³ 4³ मतलब है हमारा, ये गिवन है। 4³ मतलब हमारा हो गया 64। और 1 + 7 मतलब हो गया 8 8 + c। तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 64 - 8। 64 - 8 हमारा क्या होता है? 56।
56, ठीक है 56 हो गया, ये 56 हो गया, 64 में से 8 को माइनस करेंगे 56। अब आंसर क्या बताना है, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a b c तीनों का सम कर दो, 56 प्लस 19 प्लस 2, 56 प्लस 19 प्लस 2 जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 56 प्लस 19 प्लस 2, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या इनको सॉल्व करने पर आ रहा है 56 प्लस 19 प्लस 2, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 77, इसका आंसर आ गया 77, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे फाइंड किया, इसमें हमने कौन सी चीज़ यूज़ की है, क्यूब फाइंड करना, हाउ वी फाइंड द क्यूब, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कॉल अ नंबर परफेक्ट इफ़ इट इज़ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिवाइज़र। एक नंबर को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो क्या हो, उसके जितने भी डिवाइज़र हैं अपने को छोड़ के जितने भी उसके डिवाइज़र्स होंगे वो उनके सम के इक्वल है। फॉर एग्जांपल 28 गिवन है, ठीक है। अब हमें इसमें से बताना है कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो पहले तो देखो परफेक्ट नंबर की उन्होंने डेफिनेशन क्या डिफ़ाइन किया हुआ है वो देखो। डिवाइज़र मतलब जैसे 28 है, उसके डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड नहीं करता, देन 5 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 7 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, देन 14 करता है और कोई नहीं करता, ठीक। ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड करते हैं और 28 करता है, ठीक, क्योंकि सेम टेबल में तो आते ही हैं, ठीक, जिससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। बट 28 उन्होंने बोला लेना नहीं है, बिकॉज इट्सेल्फ नहीं लेना है, ठीक, तो हमको 28 नहीं लेना, तो ये नहीं लेना, दैट मीन्स 28 नहीं लेना, तो उन्होंने बोला है ये परफेक्ट नंबर क्यों है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज इनके सम के इक्वल लिख सकते हैं, जितने भी इसके ये डिवाइज़र हैं इनके सम के इक्वल लिख सकते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनको प्लस करके देखो तो 28 ही आएगा। तो ऐसा चेक करना है कि ऐसी ये प्रॉपर्टी किस में है। तो सबसे पहले छोटा नंबर 6 लेके देखते हैं, 6 के पहले डिवाइज़र निकालो, 6 के डिवाइज़र क्या होंगे, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में आएगा, यही आएगा, ठीक। 1 2 3 और 6 में आ सकता है और किसी में तो होगा नहीं, उससे बड़ी वाली टेबल तो लेनी ही नहीं है, ठीक। 1 2 3 6 में 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या 6 को हम सेम को छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ के, क्या हम 6 को 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 3 4 5 6, यस लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये तो हमारा इसी में आंसर आ गया, बाकी सबको चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बोला है, तो हो सकता है कोई और नंबर भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट नंबर, अच्छा एक ही नंबर होगा क्योंकि MCQ है तो एक ही होगा, तो ये 6, बाकी भी आप चेक करके देख लेना ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले तो देखो जिसके लास्ट में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है। पहले तो ये तीनों लर्न कर लो, जिसके लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होते, ठीक है। 2 3 7 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होते, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। अब चेक कर लेते हैं बाकी, 5 वाला भी हो सकता है, 1 वाला हो सकता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए क्या होता है, हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद, प्राइम फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारा 5 4 8 5 4 3 2 1 5 ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद सब में 2 2 के पेयर बनेंगे, ठीक, 2 2 के पेयर वाला डिवीज़न मेथड कर सकते हो आप, डिवीज़न चाहो, प्राइम फैक्टर चाहो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने अगर इसका हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया, सबके 2 2 पेयर बने तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए चेक करके देखते हैं किसका बन रहा है, ठीक है। चलिए पहले पहला वाला, पहला तो नहीं हो सकता, सेकंड लेते हैं। सेकंड लिया हमने, सेकंड को हमने 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 और 3 और 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से करके देख लेते हैं। 7 0 8 6 4 3, ठीक है, ये आया। इसको आप लोग करके देख लीजिए, ये हमारा
कितनी बार डिविजिबल हो गया, 109708643। अब लास्ट में 3 आ गया, ये फिर से 5 से डिविजिबल ही नहीं है, एक बार 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें 2 बार 5 नहीं आ रहा है, 2 बार 5 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एटलीस्ट वन नंबर जो सबके पेयर बनने चाहिए 2-2 बार होना चाहिए। तो इसमें 5 एक ही बार आ रहा है, सेकेंड टाइम आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकेंड तो नहीं हो सकते, थर्ड और फोर्थ चेक करते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ अ, जो थर्ड वन है, थर्ड वन इज़ अ प्राइम नंबर, थर्ड वन इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर, सो दिस वन इज़ अ प्राइम नंबर, सो दिस नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑप्शन इज़ अ लास्ट वन, ठीक है। एक बार इसको फिर भी चेक करके देख लेते हैं कौन सा है, बट मे बी ऑप्शन इज़ अ फोर्थ वन, बिकॉज थर्ड वन इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर 7, 9, 11 एंड जो भी हमारे नंबर हो सकते हैं लास्ट में जिसके वन आता है पॉसिबल, बट किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट वन को ही लेके देते हैं, फोर्थ वन को चेक करके देख लेते हैं लास्ट वाले को, वो हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 24, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स इज़, क्या आएगा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो दो संख्याएं टू कोई भी होल नंबर्स लेने हैं हमको, ठीक है, मान लो x हो गया और y हो गया, इनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, प्रोडक्ट 24, तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स, इनका सबसे कम क्या पॉसिबल हो सकता है नंबर्स का सम। तो हम चेक कर लेते हैं एक्स कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसका मल्टीप्लाई 24 है, 2 इंटू 12 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, और किस में हो सकता है, 2 इंटू 12 हो गया, 6 इंटू 4 हो गया, 3 का किसी से मल्टीप्लाई करें कि 8 3 हो सकता है, ठीक है, 1 इंटू 24 हो सकता है, एक बार 1 से किया, 2 से किया, 3 से, 4 से, बस यही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि बिकॉज ऑफ द डिवाइज़र ऑफ 24 यही होते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6, ठीक है। तो हमारे ये सारे कवर हो गए, तो सबसे स्मॉलेस्ट इन दोनों का सम हो जाएगा 25, स्मॉलेस्ट नहीं है, इन दोनों का सम 8, 9, 10, 11, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 14, तो सबसे स्मॉलेस्ट 10, तो आंसर इज़ 10, ठीक है, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारा आ रहा है किसका क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16, चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों में से कोई चीज़ सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16, पहले न्यूमरेटर को ले चलते हैं, डिनोमिनेटर को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से स्टार्टिंग 3 की पावर 500 कॉमन, ठीक, क्योंकि 502 को क्या लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमारी एक्सपोनेंट का रूल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जब इन दोनों का बेस सेम है मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 502 फिर से आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग, क्या बचेगा यहाँ पे, -1, ठीक है, क्लियर हुआ। हमने इन दोनों में से 3 की पावर 500 कॉमन लिया, यहाँ पे लेफ्ट आया 3 की पावर 2 एंड -1, ठीक है। हाउ वी सॉल्व, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 - 1 8, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। ज़्यादा अगर करना है तो इसमें से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 500 प्लस 2। नाउ क्वेश्चन पे आ जाओ अपने, क्वेश्चन पे जब आएंगे, क्वेश्चन हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर हमारा ये आ गया, ठीक, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारा 3 की पावर 500 प्लस 2 है, तो हमारा ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। व्हाट इज़ आंसर, 8, ईज़िली हमारा सॉल्व हो गया 8, ठीक है। बट इसके लिए हमको थोड़े से एक्सपोनेंट के रूल पता होने चाहिए। इसमें कौन सा रूल यूज़ किया है, इफ़ द बेस इज सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ हुई है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे यूज़ हुई है, 8 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 8,08,80 उन्होंने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं देख लीजिए, देखिए पहला 8
पहला 8 लिखेंगे तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आएगा, देखो पहले वाले 8 की अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू कैसे आती है, ये है, इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसके ज़ीरो लिख दो, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे 8 × 10⁵ ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट में, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। दूसरा 8 3 बार 3 टाइम ही 8 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा 8 जब लिखेंगे उसके साथ 2 है नंबर्स, उसके बाद 2 नंबर्स हैं तो इसमें 10⁻² आएगा, ठीक है। थर्ड वाला 8 लिखेंगे तो उसके बाद एक ही ज़ीरो है तो उसमें केवल 10⁻1 आएगी, ठीक है। पहले वाले 8 के बाद 1 2 3 4 5 है तो 10⁻5 आएगा, सेकंड के बाद 2 है तो 2 आएगा, और थर्ड के बाद 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। नाउ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड यहाँ पर फाइंड करिए, एक्स क्या होगा, पहला एक्स की वैल्यू आ गई 5, वाई आ गया 2 एंड जेड हो गया 1, सबका हमें सम बताना है तो सबका सम कर लो, 5 + 2 7 + 1 8, आंसर इज़ 8। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इनका सम आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट बताना है इसका 1 फैक्टर कौन सा है, x² + x⁴ + x² + 1, इसका एक गुणनखंड कौन सा है और इसका 1 फैक्टर कौन सा है। तो पहले चलिए क्या फाइंड कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं फैक्टर्स, लेट मी चेक कैसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा ये है x⁴ x² + 1, इसके हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये है हमारा x² का स्क्वायर, ये प्लस b², इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट 2ab वाला टर्म नहीं है। 2ab वाले के लिए अगर 2ab टर्म इसका निकालें तो 2ab होगा 2x², बट यहाँ x² है तो एक बार हम x² को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फाइंड द फैक्टर यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट, हमने इसमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं था तो स्क्वायर कंप्लीट किया है। तो हाउ वी फाइंड नाउ, देखिए ये 2x² हो गया, ये माइन, अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। नाउ दिस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² - b² की, क्या होती है a + b a - b, ठीक है। यही हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। चेक कर लो कौन से, देखो क्या किया, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगना था। अब देखो इसमें a² वाला टर्म था, b² वाला था, 2ab नहीं था, 2ab की जगह केवल x² था, लेकिन हमें 2ab इसके अकॉर्डिंग 2x² होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने x² को प्लस करा और x² को माइनस करा। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और ये है x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, a + b a - b। तो देखिए कौन सा आंसर है, ये तो नहीं है हर जगह प्लस, फर्स्ट वन नहीं है। सेकेंड देखो a² x² + 1 - x, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8। फ्रैक्शन हमारा 5/8 के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब होता है जिनको हम ऊपर नीचे कट करने के बाद लास्ट में उसका आंसर 5/8 ही आना चाहिए, ठीक है। इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऐड अप टू 91, ऐड अप टू 91 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे वाला, दोनों को मिला के 91 आना चाहिए, ठीक है। 91 आना चाहिए दोनों को मिला के। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द, हमको बताना है क्या दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब अगर हमने ये x लिया है, ये y लिया है, तो दोनों का डिफरेंस बताना है। तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग हमारा डिनोमिनेटर ही ग्रेटर होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर ही ग्रेटर होगा, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग y - x बताना है। दोनों का डिफरेंस मतलब y - x बताना है। y + x की वैल्यू तो पता है, y - x बताना है। अब देखो जब भी ये होता है ना, तो एक तरीके का समझ लो रेशियो गिवन है, 5:8, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो गिवन है। तो कैसे ले लो, इसको ले लो 5 के, इसको ले लो 8 के, ठीक है। x + y 91 है, तो ये हमारा 5 के हो गया, ये हमारा 8 के हो गया, ठीक है। ये हो गया 91, ये हो गया 13 के, इक्वल्स टू 91।
कि हमारा 91/13 आ जाएगा। 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 91 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है 7 टाइम, ठीक है। तो ये k की वैल्यू 7 आ गई, k की वैल्यू आ गई 7। तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 7, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 5 × 7, डिनोमिनेटर 8 × 7, तो ये हो गया 35 और ये 56, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, बता दो। 56 माइनस 35 क्या आया, 21, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बता दो क्या है, 21। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही है, इसका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंशों में क्या अंतर है। हर और अंशों में अंतर बता दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, ये हिंदी है उसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल PQR बना लो। इन ट्राइंगल PQR बनाने के बाद PQR बना लिया अच्छे से, ये PQR बन गया। उसके बाद हमें इसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है। PQ हमारा 4 है, PR हमारा 6 है एंड QR हमारा 3 है। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, क्या इसमें से करेक्ट है। तो इसमें एक हम लोगों ने क्लास 7th में एक हमारे कुछ एक्सियम टाइप की होती हैं। तो क्या होती है कि जो ग्रेटेस्ट साइड है ट्राइंगल में, जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, उसके अपोजिट एंगल जो होता है सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड हमारी क्या है, PR। तो इसका अपोजिट एंगल, PR के अपोजिट कौन सा आ रहा है, Q। PR के अपोजिट एंगल आ रहा है Q, तो दैट एंगल इज़ ग्रेटर, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे, मतलब इसमें 3 एंगल हैं तो Q सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब P और R दोनों से ही बड़ा होगा। तो Q इज़ ग्रेटर देन एनी अदर एंगल। तो Q हमारा P से भी ग्रेटर है, R से भी, तो ये Q इज़ ग्रेटर देन R, यही सही है। लेस देन तो नहीं होगा, क्योंकि जो साइड सबसे ग्रेटेस्ट उसके अपोजिट एंगल सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। PR ग्रेटर है, इसके अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा, दैट मीन्स Q इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट में क्या है, ABC और LMN दो ट्राइंगल है, ABC और LMN। ABC बनाया हमने और दूसरा सेकेंड वन इज़ LMN बनाया, ठीक है। AB क्या है, LM के इक्वल है, AC क्या है, LN के इक्वल है, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल M, ये गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूछा गया, ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड के लिए हमको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, दो शेप, कोई भी दो शेप या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, व्हेन दे आर हैविंग अ सेम शेप सेम साइज और शेप दोनों ही सेम होंगे, तब ट्राइंगल क्या होते हैं, देन ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मीन्स उसकी साइड्स और एंगल्स सारे इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो देखते हैं क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो पहला होता है SSS, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें तीनों साइड तो नहीं है। या तो SAS, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो यहाँ दो साइड है उनके बीच का एंगल तो नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक। और होता है एंगल साइड, दो एंगल और उसके बाद की साइड, दो एंगल उसके बाद की साइड, दो एंगल हो कॉन्टिन्यूस में उसके बाद की साइड हो, तो यहाँ पे वो भी नहीं लग रहा है। और एक होता है RHS, वो तो राइट एंगल में लगता है, तो यहाँ राइट एंगल तो है ही नहीं। और दूसरा होता है ASA, दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड, तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो मस्ट भी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ B इज राइट एंगल, ये भी नहीं होगा। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ AB इक्वल्स टू AC, नहीं ये भी नहीं हो सकता। AB इक्वल्स टू AC कैसे हो जाएगा, ये दोनों कैसे साइड सेम ट्राइंगल की सेम के कैसे इक्वल हो जाएंगी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें कॉन्ग्रुएंसी में दो दूसरी AB को LM के इक्वल या BC को MN के इक्वल दिखाना होता है, तो AB का AC से मतलब ही नहीं है। सो फर्स्ट वन, ट्राइंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कोई भी, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, ना SSS, ना SAS, AAS, RHS एंड ASA, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है।
ए एस से मतलब सबको पता ही होगा फुल फॉर्म, ए एस और ए की मतलब क्या होता है, एंगल, साइड, एंगल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, इस पे आइए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 720। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आइडेंटिटी पता होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब जैसे ये ट्राइग्राम बना, तो जो ये पैरेलल साइड है और उनके बीच की हाइट, उनके बीच की डिस्टेंस, वो यहाँ पर h होती है, जो पैरेलल साइड है वो a और b होती हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एरिया दे दिया है 720, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर, ये दे दी है, मतलब हाइट दे दी है 20 मीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 35, एक की 35 दे दी है, दूसरे की पूछी है, ठीक। तो एक की 35, दूसरे की पता ही नहीं, x ले लो, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो, बस कैलकुलेशन करनी है, यू गॉट द आंसर। इसमें ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये 720, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 35 प्लस x, ये कैंसिल हो गया, 72 माइनस 35 हो गया, अब ये हो गया 37, x की वैल्यू आ गई 37, ठीक है। तो आंसर इज़ 37, थर्ड वन। क्लियर है? डायरेक्ट इसमें केवल आइडेंटिटी यूज़ करनी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, मीडियन और मोड का मीन बताना है। तो मीडियन पहले तो क्या होता है, मोड क्या होता है, पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन के लिए मैंने बताया था पहले ही मिड वैल्यू निकालते हैं। पहले मीडियन निकालने के लिए पहले हमें काउंट करना होगा कि कितने हमारे पास क्या है, डेटा गिवन है। तो पहले उसको अरेंज भी करना होगा और काउंट भी करना पड़ेगा। पहले उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो चलिए अरेंज करते हैं। पहला 6 हो गया, देन 7 हो गया, देन फिर से 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 3 बार 8, देन 9 1 बार है, देन 10 है, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 है, तो इस केस में मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, तो देखो मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू देखो बीच में इसमें 2 आएंगे। जब भी इवन होते हैं ना हमारे पास डेटा, नंबर ऑफ़ डेटा, तो उसमें बीच में 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो देखिए 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, बीच में 2 आई। तो जो बीच में 2 होती है ना, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट वन इज़ अ मीडियन, ठीक। अगर सिंगल होगा, जब ऑड होंगे, ऑड नंबर ऑफ़ डेटा होंगे, तो बीच में सिंगल आएगा, तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा। बट इवन जब होते हैं, मतलब हमारे पास अगर इवन डेटा है, तो उसमें बीच में जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू गॉट द मीडियन। अब मोड क्या है, मोड इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बार इसमें नंबर कौन सा आता है, आया हुआ है, 8 आया है, दैट मीन्स मोड हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। मोड हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, बिकॉज 8 हमारा कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा बार, मतलब 3 टाइम आया है, ठीक। अब मीन निकालना है किसका, मोड और मीडियन का मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोनों का सम करना है, नंबर कितने हुए, 2 हैं ये, तो 16/2 अगेन 8, आंसर क्या आया, 8, आंसर इज 8। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जिनका निकालना है, दोनों को प्लस कर दो, और हैं कितने, 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, 8 आंसर आ गया। कम टू द नेक्स्ट वन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीहेड्रॉन हैज़ 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, एजेस कितने होंगे, 6 फेसेस है और 8 वर्टिसेस है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने एजेस होंगे, कितने किनारे होंगे, ठीक है। तो एक हमने इलर्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इलर्स फॉर्मूला इसका क्या होता है, जिसके थ्रू हम फेसेस, वर्टिसेस और एजेस में रिलेशन बताते हैं। चलिए पहले कर लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। चलिए, तो क्या होता है, F + V = E + 2, ये होता है फेसेस वर्टिसेस में, ये होता है इलर्स फॉर्मूला, ठीक है। फेसेस, वर्टिसेस और एजेस में रिलेशन। तो इसमें 6 फेसेस दिए हुए हैं, 8 वर्टिसेस दिए हुए हैं, एजेस पूछा गया है, पुट कर दो, 14 = E + 2, 14 - 2 12, एजेस हमारे आ गए 12। तो ये इसके लिए इलर्स का जो भी रिलेशन होता है वो लर्न करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन
फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर n इज डबल्ड, एक नंबर n है उसको डबल किया गया, नंबर n इज डबल्ड, नंबर n है उसको डबल करेंगे 2n हो गया, देन y इज एडेड टू इट, इसमें y ऐड कर दो। ठीक, द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड द ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अब इसमें से ओरिजिनल नंबर n को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब पूछते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेक है एलसीएम यार, 2i 2n हुआ प्लस y हुआ माइनस 2n हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या आया y/2, फाइनल रिजल्ट क्या आया y/2, हो गया फाइनल रिजल्ट y/2। क्लियर है, चलिए